हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के 400 से अधिक क्वेश्चंस करेंगे। ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में भी हम लोग 400 से अधिक क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर आप उस पार्ट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और इससे पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी 2 पार्ट करा चुका हूँ, जिसमें 1000 से अधिक क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो ये वीडियोस जो है बेस्ट वीडियोस होंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, रिवीजन के लिए जो है ये बेस्ट वीडियोस होंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं टॉपिक बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर है भारत की जनजातियाँ और भारत के उद्योग, भारत की मिट्टियाँ, सिंचाई के साधन, भारत के ऊर्जा संसाधन और भारत के खनिज संसाधन, भारत की कृषि, जनसंख्या एवं नगरीकरण और भारत की परिवहन व्यवस्था। ये टॉपिक हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं इस पार्ट में। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला टॉपिक है अपना राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये है आपका गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से कौन सा अभ्यारण्य है जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य ये जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दिया गया है पहला ऑप्शन गिर। तो गिर जो है जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव अभ्यारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और दाचीगाम ये हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पे जो है तेंदुआ पाया जाता है और हंगुल एक रेड बियर होता है, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटापन्न रिडले कछुआ प्रजाति का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पे है। तो रिडले कछुआ प्रजाति जो कि संकटग्रस्त है और इसका सबसे बड़ा समूह विश्व में कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गहिरमाथा में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो सरिस्का पक्षी विहार ये कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में, ऑप्शन सी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। तो काबुल लामजाओ ये जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ पे है, तो ये है मणिपुर में। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। फिर अगला है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क ये है कर्नाटक में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। फिर अगला क्वेश्चन है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व ये है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। फिर अगला है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, ये है राजस्थान में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। फिर अगला है, पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो पेंच नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश में। फिर अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर। फिर अगला है, पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य ये प्रसिद्ध है जंगली हाथी के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जंगली हाथी। फिर दोस्तों अगला है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये है आपका उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी जीव मंडल ये है आपका उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो मानस पशु विहार
मानस पशु विहार है असम में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो मधुमलाई पशु विहार ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मधुमलाई पशु विहार ये प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याघ्रों यानी कि बाघों के लिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मधुमलाई नेशनल पार्क जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। फिर दोस्तों अगला है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ए ऑप्शन। फिर दोस्तों अगला है, खगचंद-जेंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो खगचंद-जेंडा राष्ट्रीय उद्यान ये है सिक्किम में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य ये है आपका मिजोरम में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है इसमें से काबुल लामजाओ, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, काबुल लामजाओ। बाकी कान्हा और रणथंभौर और जिम कॉर्बेट ये सभी जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो राजाजी नेशनल पार्क ये किसका प्राकृतिक आवास है? तो ये जो है एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एशियाई हाथी का। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क ये है आपका उत्तराखंड में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन ये कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय वन ये है कर्नाटक में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। फिर दोस्तों अगला है, कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य यह है हिमाचल प्रदेश में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहला राष्ट्रीय उद्यान ये भी है हिमाचल प्रदेश में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये है मध्य प्रदेश में। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यह है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेशनल होगा, नेशनल कर लीजिएगा इसको। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान यह है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है फिर, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में एवं किस लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है बब्बर शेर के लिए, और ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है, जिम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो जिम राष्ट्रीय उद्यान जो कि पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, और ये कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये है आपका बिहार में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह है झारखंड में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। फिर अगला है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह है उड़ीसा में, तो यहाँ पे ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर अगला है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है?
तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये है केरल में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नागार्जुन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व ये आपका आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये है आपका पोर्ट ब्लेयर में, जो कि कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। फिर दोस्तों अगला है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये कहाँ पे है? ये है जैसलमेर में, राजस्थान में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर। फिर दोस्तों अगला है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तेंदुआ। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेंदुआ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडला में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। ये क्या है? एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाघ और हाथी। फिर अगला है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर जिस वर्ष में प्रारंभ किया गया था वो कौन सा वर्ष है? तो प्रोजेक्ट टाइगर ये जो है शुरू किया गया था 1973 से 74 के बीच में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1973 से 74। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ का रण। फिर अगला है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र ये है मध्य प्रदेश में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है, भारत की जनजातियाँ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पनियान तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो पनियान और इरूला जनजातियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं? ये केरल में पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दफला तथा सिंगोपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दफला और सिंगोपो जनजातियाँ ये पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? तो लेप्चा और भूटिया जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है मुख्यतः सिक्किम में पाई जाती है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो ओंजो जनजाति के लोग ये पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। फिर दोस्तों अगला है, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो सहारिया ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। फिर दोस्तों अगला है, निम्न में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो भील, मीणा और सहारिया ये तीनों जनजातियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। डोगरी जनजाति ये नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डोगरी। फिर अगला है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मुंडा जनजाति पाई जाती है झारखंड में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो भील जनजाति ये जो है राजस्थान में भी निवास करती है, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, मतलब तीनों राज्यों के बॉर्डर वाले एरिया में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो कुकी जनजाति ये मणिपुर में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। फिर अगला है, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं?
तो गारो, खासी और जयंतिया जो कि पहाड़ियाँ हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर निवास करती हैं गारो, खासी और जयंतिया जनजातियाँ। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये मेघालय में पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। फिर अगला है आवो जनजाति संबंधित है। तो आवो जनजाति ये पाई जाती है असम में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है गोंड जनजाति का निवास जनजाति क्षेत्र है। तो गोंड जनजाति ये कहाँ पे निवास करती है? तो गोंड जनजाति पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। फिर अगला है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। तो ये जो है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर एरिया में पाई जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। फिर अगला है चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो चेंचू जनजाति ये जो है मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और इसके अलावा उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे फिलहाल इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ओराव जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झारखंड में। फिर अगला है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में और ज़्यादातर तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर दोस्तों अगला है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल। फिर अगला है बोडो कहाँ के निवासी हैं? तो बोडो ये जो है गारो पहाड़ी पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कहाँ के निवासी हैं? गारो पहाड़ी के। फिर अगला है गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो गद्दी जनजाति ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिर दोस्तों अगला है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। फिर अगला है निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? तो अगाड़िया समुदाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय, इसी को क्या कहते हैं? अगाड़िया समुदाय। फिर अगला है भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति आपका गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला है भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो बहुपति की प्रथा मानने वाली जनजातियां हैं जौनसारी और टोडा। ये दोनों जनजातियां जो है इसमें बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। फिर दोस्तों अगला है धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धुमकुरिया ये जो है ओरांव जनजाति की सामाजिक संस्था होती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरांव। फिर दोस्तों अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? तो अनुसूचित जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती? तो हरियाणा जो है ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। फिर अगला है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है और कुछ जो है केरल में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से चेंचू जनजाति है जो कि केरल में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा चेंचू। फिर दोस्तों अगला है थारू जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं तराई प्रदेश में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो ये जो है तराई प्रदेश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला है नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो नाच गाकर अपनी जीविका कमाते हैं और ये दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है गरासिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गरासिया। फिर अगला है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो थारू जनजाति की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू। फिर दोस्तों अगला है खोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? तो खोंड जनजाति ये निवास करती है ओडिशा में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। फिर अगला है टोडिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडिया जनजाति, टोडा अलग है, टोडिया अलग है। टोडा तमिलनाडु में निवास करती है और टोडिया जनजाति गुजरात में पाई जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। फिर अगला है बिरहोर जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो बिरहोर जनजाति ये कहाँ निवास करती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर दोस्तों अगला है, सेंटिनेलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सेंटिनेलीज जनजाति ये पाई जाती है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार समूह। फिर अगला है, लिम्बू जनजाति का निवास स्थान कहाँ पे है? तो लिम्बू जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिक्किम में। फिर अगला है, डोंगरिया कोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? तो डोंगरिया कोंड जनजाति ये पाई जाती है ओडिशा में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। फिर दोस्तों अगला टॉपिक आ जाता है भारत के उद्योग। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में निम्न उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश किस उद्योग में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह इस्पात उद्योग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। फिर अगला है, आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो यहाँ पे आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ जो है कुल्टी में स्थापित कारखाने के साथ हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल्टी। फिर अगला है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? तो विशाखापट्टनम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ये जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। फिर दोस्तों अगला है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। फिर नेक्स्ट है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो भिलाई संयंत्र इसकी स्थापना हुई थी रूस की मदद से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस। फिर अगला है, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र हैं। तो रूस की सहायता से जो है कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम ये तीनों जो है रूस की सहायता से स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। फिर अगला है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। फिर अगला है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो भारत में पहली सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी कोलकाता में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं? तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं वस्त्र उद्योग में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्त्र उद्योग। फिर अगला है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुधियाना। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिया गया है पूर्व का बोस्टन। पूर्व का बोस्टन किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। और इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, अहमदाबाद को। सूती वस्त्रों की राजधानी, तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। तो ये दोनों सही सुमेलित हैं। फिर है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, ये भी सही सुमेलित है। फिर दिया गया दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं, ना कि बेंगलुरु को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। फिर अगला है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? तो रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण हुआ है कर्नाटक में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका राजस्थान। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? तो वन आधारित उद्योग इसमें से कौन सा नहीं है? तो लाह उद्योग और कागज उद्योग और खेल सामग्री उद्योग ये सभी वन आधारित उद्योग हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग, ये वनों पर आधारित उद्योग नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कटनी में स्थित है? तो कटनी में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमेंट कारखाना। सीमेंट कारखाना है कटनी में। फिर अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट कारखाना हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में कौन सा सीमेंट कारखाना स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डालमिया दादरी। ये कारखाना जो है सीमेंट का कारखाना है और ये कहाँ पे है? हरियाणा में। फिर अगला है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए कोयला और जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोयला और जिप्सम। फिर नेक्स्ट है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, दूसरा। फिर नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, चेन्नई। फिर अगला है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम उर्वरक संयंत्र जो कि 1906 में स्थापित किया गया था, और कहाँ पे? तो ये स्थापित किया गया था रानीपेट, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे पहले उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है सिंदरी में उर्वरक संयंत्र सबसे पहले स्थापित किया गया था। फिर अगला है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो कागज उद्योग का सफल कारखाना जो है ये लगाया गया था लखनऊ में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल में होने का क्या कारण है? तो भारत में जो है ज़्यादातर कागज कारखाने पश्चिम बंगाल में हैं, और इसका कारण क्या है? तो वहाँ पे कच्चा माल जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है, दिया गया है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, तो ये कारण सही है। फिर कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, तो ये भी कारण सही है। फिर दिया गया है रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, तो ये तीनों कारण सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तो नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो वहाँ पे जो है अखबारी कागज उद्योग जो है प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अखबारी कागज उद्योग। फिर अगला है, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारी मशीन प्लांट ये जो है स्थित है रांची में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, बरौनी निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी ये है तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेल शोधन उद्योग। फिर अगला है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित है वाराणसी में। यहाँ पे डीजल इंजन बनाए जाते हैं। फिर अगला है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, चमड़ा उद्योग। फिर नेक्स्ट है, महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी जो कि महाराष्ट्र में है, और ये प्रसिद्ध है एंटीबायोटिक उद्योग के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटीबायोटिक उद्योग। फिर अगला है, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो मारुति उद्योग लिमिटेड ये कहाँ पे है? तो ये है गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम। फिर अगला है, देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ये जो है कहाँ पे है? तो ये है पुणे में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पुणे। फिर अगला है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है हथकरघा उद्योग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, हथकरघा उद्योग। फिर दोस्तों अगला है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है बंगलुरु को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बेंगलुरु। फिर अगला है, निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? तो महिलाएं सर्वाधिक संख्या में कार्यरत हैं चाय उद्योग में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चाय उद्योग। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित किया गया है? तो कौन सा तेल शोधनशाला जो कि खनिज तेल क्षेत्र के पास ही स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नून माटी। अगला है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना इसकी स्थापना हुई थी रूस के सहयोग से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रूस। अगला है दोस्तों,
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कांच उद्योग, तो कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद। स्लेट उद्योग के लिए मरकपुर। तो ये तीनों जो है सही सुमेलित हैं। फिर है हस्त निर्मित कालीन उद्योग, इसके लिए बाराबंकी नहीं प्रसिद्ध है। हस्त निर्मित कालीन उद्योग के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है, फिर से जो है सही सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है। जामनगर, तो जामनगर ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। हासपेट की बात करते हैं तो ये लौ इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा, तो ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। और हल्दिया, तो हल्दिया आपका चीनी के लिए नहीं प्रसिद्ध है। हल्दिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दिया जो है ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा डी। हल्दिया जो है चीनी के लिए नहीं, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से बताना है कौन सा कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो कागज उद्योग के लिए यमुनानगर भी प्रसिद्ध है, गुवाहाटी भी और बल्लारपुर, ये तीनों जो है कागज के लिए फेमस है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो पीथमपुर ये जो है किसके लिए जाना जाता है? तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है, सी ऑप्शन। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जूट का सामान, जूट का सामान के लिए टीटागढ़ प्रसिद्ध है। रेशमी वस्त्र, तो रेशमी वस्त्र के लिए लखनऊ नहीं प्रसिद्ध है। रेशमी वस्त्र के लिए बंगलुरु जो है प्रसिद्ध है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ऊनी वस्त्र के लिए लुधियाना प्रसिद्ध है। ऊनी कालीन के लिए भदोही प्रसिद्ध है। तो ये बाकी सुमेलित हैं। बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रबड़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से रबड़ उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोदी नगर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मोदी नगर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं सुमेलित है? विशाखापत्तनम जो कि पोर्ट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सुमेलित है। मुरी, ये जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और गुरुग्राम, तो गुरुग्राम ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेशमी वस्त्र के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये मोटर गाड़ियों के लिए यानी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। पनकी, पनकी जो है उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए रांची प्रसिद्ध है, सही सुमेलित है। मशीन औजार उद्योग के लिए पिंजौर प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट प्रसिद्ध है। लेकिन उर्वरक उद्योग के लिए कानपुर नहीं प्रसिद्ध है। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उर्वरक उद्योग के लिए कानपुर नहीं प्रसिद्ध है। फिर अगला है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? तो 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड ने सबसे पहले जूट मिल की स्थापना की थी, कहाँ पे? तो ये की थी रिसरा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रिसरा में। फिर अगला है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पे है? वाराणसी में। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना ये है चितरंजन में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चितरंजन। अगला है, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कागज एवं लुगदी, कागज एवं लुगदी उद्योग के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। सिगरेट के लिए दिलवारपुर। और प्लाईवुड के लिए हाजीपुर। और जूट उद्योग के लिए दिया गया है पटना। तो जूट उद्योग के लिए बिहार में जो है पूर्णिया प्रसिद्ध है, पटना नहीं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। फिर अगला है, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चीनी उद्योग, चीनी उद्योग के लिए धामपुर प्रसिद्ध है। और कागज उद्योग के लिए कानपुर, तो ये गलत हो जाएगा, कागज उद्योग के लिए कानपुर नहीं प्रसिद्ध है। कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट के लिए डालमिया दादरी, तो ये सही सुमेलित है। लॉ इस्पात के लिए बोकारो, तो ये भी सही सुमेलित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है? तो तातीपाका तेल शोधनशाला ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल की पहली रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में तेल की पहली रिफाइनरी स्थापित की गई थी डिगबोई में, जो कि कहाँ पे है? असम में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डिगबोई। अगला है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो तेल शोधक कारखाना सबसे बड़ा कहाँ पे है? जामनगर में। फिर अगला है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है?
तो टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाटा नगर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्य समूहों में से वो कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो यात्री रेल डिब्बों का निर्माण कहाँ पे होता है? पंजाब और तमिलनाडु में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पंजाब और तमिलनाडु, जहाँ पे बड़ी मात्रा में यात्री रेल डिब्बों का निर्माण होता है। फिर दोस्तों अगला है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में बरेली। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बरेली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। तो रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं भारत में, पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा। फिर अगला है, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो मझगांव डाक ये कहाँ पे है? तो ये है मुंबई में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला है, निम्न राज्यों में से कौन सा नमक का एक अग्रणी उत्पादक है? तो नमक का अग्रणी उत्पादक कौन हो जाएगा? गुजरात। अगला है, चीनी फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पे है? तो चीनी फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में। फिर अगला है, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो भारत के जूट उद्योग का प्रमुख प्रतिद्वंदी है बांग्लादेश। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, बांग्लादेश। अगला है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में है, मथुरा में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? तो ब्रिटिश शासन के दौरान इनमें से जो है सबसे पहले स्थापित किया गया था सूती वस्त्र और पटसन उद्योग। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूती वस्त्र और पटसन उद्योग। अगला है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर में, डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे इनमें से बनाए जाते हैं कपूरथला और पेरम्बूर में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपूरथला तथा पेरम्बूर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो फूटलूज उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? तो ऐसे उद्योग जो कच्चे माल की उपलब्धता आदि पर निर्भर नहीं करते हैं उनको कहते हैं फूटलूज उद्योग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर उद्योग। ये जो है फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। फिर अगला है, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की आवश्यकता होती है? तो भारत का जो इस्पात उत्पादन उद्योग है इसके लिए जो है कोकिंग कोयला आयात करना पड़ता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कोकिंग कोयला। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है, भारत की मिट्टियाँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, क्षार युक्त मिट्टी, और एक होती है दलदली मिट्टी और रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जिसको कॉप मिट्टी भी कहते हैं, और वनों वाली मिट्टी जिसको फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। तो ये 8 टाइप की मिट्टियाँ जो है भारत में पाई जाती हैं। फिर दोस्तों अगला है, क्षेत्रीय विस्तार एवं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो अगर हम बात करते हैं कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में मिट्टियों के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 4। कौन कौन से हैं? तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी। फिर अगला है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जलोढ़ मृदा। फिर अगला है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका जो प्रमुख कारण है वो है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। फिर दोस्तों अगला है, तटीय मैदानों एवं उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जो मिट्टी पाई जाती है वो ज़्यादातर है जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन। फिर अगला है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं।
और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं बांगर के नाम से। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है जलोढ़ मिट्टी के लिए, क्योंकि ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो भारत के पूरे भूभाग का लगभग 24% भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24%। अगला है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों एवं चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उस मिट्टी को कहते हैं दोमट मिट्टी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोमट। अगला है दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो क्रिस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है काली मिट्टी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, काली मिट्टी। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, काली मिट्टी। फिर अगला है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, रेगुड़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी। तो इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों जगह पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, इन सभी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो जो काली मिट्टी होती है इसमें काफ़ी मात्रा में जैव पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो यहाँ पे कृषि के लिए हो जाएगा, कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता किस मिट्टी को नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन बी काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में ये कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। इसमें जो है दरारें पड़ती रहती हैं तो इसीलिए जो है इसको कह सकते हैं इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? तो जो लैटेराइट मिट्टी है ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। मालाबार तट जो केरल के आसपास वाला क्षेत्र है वो जो है क्या है, मालाबार तट। तो वहाँ पे ये लैटेराइट मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है। फिर अगला है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो लोहे और एल्युमिनियम की काफ़ी मात्रा पाई जाती है किस मिट्टी में? तो लैटेराइट मिट्टी में जो है लोहे और एल्युमिनियम की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। ये जब सूखी रहती है तो ईंट की तरह कठोर होती है और गीली होने पर लिपलिपी हो जाती है। फिर दोस्तों अगला है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को किस तरह से रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा या वनस्पति उन्मूलन द्वारा या वन रोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। अगला है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। अगला है, निक्षालन एवं ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो निक्षालन एवं ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मिट्टी है मखरला मिट्टी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, मखरला मिट्टी। अगला है, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हुए हैं? तो जो चंबल के खड्ड बने हुए हैं ये बने हुए हैं अवनालिका अपरदन के कारण। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अवनालिका या गली अपरदन। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है?
तो सबसे बड़ी भारत की अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है राजस्थान में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है। तो जब सफेद नमक की तरह जो है शुष्क मौसम में भूमि को आच्छादित कर लेता है, उस भूमि को क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऊसर। अगला है सिंचाई के साधन। अगला टॉपिक आ गया सिंचाई के साधन। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 4 गुना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारत में वर्तमान समय में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। तो भारत में इस समय जो है लगभग 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित भूमि है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो तालाब का सिंचाई के रूप में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है दक्षिणी भाग में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित किया जाता है तमिलनाडु में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में, 2 बार हो गया है यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक है। तो नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है आपका पंजाब। अगला है दोस्तों, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो ये हरिके बांध से निकलती है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है। तो इंदिरा गांधी नहर को जल मिलता है सतलज नदी से। अगला है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर, सी ऑप्शन। अगला है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है गंडक से। अगला है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में आता है पानी गंडक नदी से। तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है, मिदनापुर नहर कांसावती नदी। तो मिदनापुर नहर को पानी जो है कांसावती नदी से प्राप्त होता है। तो ये जो है सही सुमेलित है। तवा परियोजना ये कृष्णा नदी पर नहीं है, तवा नदी पर है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैटूर डैम ये कावेरी नदी पर है। उकाई परियोजना ये तापी नदी पर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है दक्कन के पठार वाले क्षेत्र पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्कन के पठार। नेक्स्ट है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो भारत की सिंचाई का 47.78% पार्ट जो है पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। अगला टॉपिक है, भारत के ऊर्जा संसाधन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आते हैं। बायोगैस इसका राइट आंसर जाएगा, ये जो है गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो इसमें से सौर ऊर्जा इसमें जो है सबसे कम वायु प्रदूषण होगा। फिर अगला है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना ये स्थापित की गई थी बिझिंजाम में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बिझिंजाम। अगला है दोस्तों, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है। तो कलपक्कम नामक स्थान पर स्थापना की गई है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा।
अगला है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ पे है? यह है गुजरात में। नेक्स्ट है तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र। तो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। अगला है रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है राजस्थान में। अगला है कैगा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो कैगा परमाणु शक्ति केंद्र ये है कर्नाटक में। अगला है दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर, जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र में। फिर अगला है कलपक्कम एवं कुडनकुलम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कलपक्कम और कुडनकुलम यह है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र ये है उत्तर प्रदेश में। फिर अगला है भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मणिकर्ण बिजली संयंत्र जो कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित है और ये कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला है देश में कुल विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत का योगदान लगभग कितना है? तो देश में कुल विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत का योगदान लगभग है 70%। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है तालचर एवं इन्नौर किस लिए उल्लेखनीय है? तो तालचर और इन्नौर ये जो है तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए। अगला है निम्नलिखित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी केंद्रों एवं राज्यों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है एनटीपीसी केंद्र और राज्य हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है सिंगरौली, तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है। कोरबा है छत्तीसगढ़ में। रामागुंडम ये है तेलंगाना में। ये तीनों सही सुमेलित है। कहलगांव, तो कहलगांव है आपका बिहार में, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ओबरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। विंध्याचल ये मध्य प्रदेश में है। और तालचर केंद्र ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। और कोरबा, तो कोरबा है छत्तीसगढ़ में, ना कि मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी कोरबा। अगला है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम परियोजना, और ये किस नदी पर है? ये है कावेरी नदी पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। अगला है दोस्तों चूखा जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? तो चूखा जल विद्युत परियोजना ये है वांगचू नदी पर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वांगचू नदी। अगला है दोस्तों महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटक में शरावती नदी पर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में शरावती नदी पर। अगला है दोस्तों दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर? चिनाब नदी पर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। अगला है लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक शक्ति परियोजना ये कहाँ पे है? मणिपुर में। नेक्स्ट है भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान पर इनका सही अवरोही क्रम है। तो भारत की कुल ऊर्जा खपत में कोयला जो है नंबर 1 पर है, पेट्रोलियम उसके बाद है, फिर है जल विद्युत, फिर है प्राकृतिक गैस। तो ये इनका अवरोही क्रम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी? तो प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना जो कि 1897 में की गई थी, और कहाँ पे? तो दार्जिलिंग में की गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना ये है हिमाचल प्रदेश में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला है दोस्तों निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान है गुजरात का। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। फिर अगला है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ये कहाँ पे है? तो ये है महाराष्ट्र में। अगला है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र यह है खड़गवासला में। फिर अगला है
भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला यानी कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है। फिर अगला है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो मणिकर्ण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है भारत के खनिज संसाधन। पहला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का जो छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र है वो जो है सबसे अधिक समृद्ध है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। अगला है, निम्न में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है बैलाडीला से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बैलाडीला। अगला है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना ये है कर्नाटक में, ए ऑप्शन। अगला है, कर्नाटक राज्य में बाबा बूदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ ये प्रसिद्ध हैं लौह अयस्क के लिए। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क। अगला है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादित करता है उड़ीसा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। अगला है दोस्तों, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो भारत में जो है ज़्यादातर हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, हेमेटाइट। अगला है दोस्तों, जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र ये है सीसा और जस्ता से संबंधित। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीसा जस्ता। अगला है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जस्ते का उत्पादन होता है राजस्थान में, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबा खनन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेतड़ी, जो कि राजस्थान में है और ये तांबा खनन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो बॉक्साइट का इसमें से एक कौन सा प्रमुख खान है? तो लोहरदगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, लोहरदगा, जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो जिप्सम ये जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कहाँ पे? राजस्थान में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। अगला है, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा ये है अब्रक के लिए प्रसिद्ध। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अब्रक। अगला है, अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अब्रक के उत्पादन में भारत का स्थान है पहला, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, प्रथम। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मकराना। अगला है, पन्ना मध्य प्रदेश में किस खदान से संबंधित है? तो पन्ना जो है ये किस खदान से संबंधित है? तो ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो सोने की सबसे ज़्यादा मात्रा उत्पादित होती है कर्नाटक में। कर्नाटक में कोलार की खानें हैं जहाँ से सोना जो है काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। अगला है, कोलार स्वर्ण खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कोलार स्वर्ण खदान कहाँ पे है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है केरल में। नेक्स्ट है, भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अब्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो डेगाना खान जो कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। दोस्तों अगला है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों और संबंधित राज्यों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दिया गया है कर्णपुरा। कर्णपुरा ये कोयला क्षेत्र है और ये कहाँ पे है? झारखंड में। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। सिंगरैनी, तो सिंगरैनी आपका तेलंगाना में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। फिर अगला है, देश के कुल कोयला उत्पादन में किस राज्य का शीर्ष स्थान है? तो कोयला उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? झारखंड का। अगला है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था?
तो सबसे पहले कोयले का उत्खनन हुआ था कब? 1774 में। और कहाँ पे? तो ये हुआ था रानीगंज में। नेक्स्ट है, नेवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो नेवेली में जो है जो खनिज उत्खनन किया जाता है वो है लिग्नाइट। अगला है, भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ पर हैं? तो भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार कहाँ पे हैं? दामोदर घाटी में। अगला है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र ये झारखंड में धनबाद जिले में है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनबाद। अगला है दोस्तों, किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? तो भारत का रूर कहा जाता है दामोदर घाटी को, क्योंकि यहाँ पे कोयला जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो खनिज तेल के भंडार मुख्यतः जो है अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवसादी। अगला है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई? तो ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1956। नेक्स्ट है, काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र ये है आपका कृष्णा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कृष्णा गोदावरी। अगला है, कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो अंकलेश्वर, कलोल और मिसाना, ये तीनों खनिज तेल क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात में। बदरपुर नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बदरपुर। अगला है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई यहाँ से जो है पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पेट्रोलियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बेलारी, बेलारी जो है चांदी के लिए फेमस है। डीडवाना ये लवण के लिए यानी नमक के लिए फेमस है। जावर की बात करते हैं तो जावर आपका सीसा के लिए फेमस है। और रंपा, तो रंपा जो है एल्युमिनियम के लिए नहीं बल्कि ग्रेफाइट के लिए फेमस है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रंपा जो है किसके लिए है? ग्रेफाइट के लिए। अगला है, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है। तो विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है हजारीबाग से। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टिन अयस्क का प्रमुख भंडार किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। अगला है दोस्तों, सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम जो कि झारखंड में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला है दोस्तों, भारत का वो कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में अग्रणी है? तो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो यहाँ पे कोलार और रामगिरी हट्टी ये जो है देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान है। हासपेट ये स्वर्ण खदान नहीं है। अगला है, नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र ये कहाँ पे है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला है दोस्तों, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, क्योंझर उत्खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो क्योंझर उत्खनन क्षेत्र ये है मैग्नीज से संबंधित। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला किसको कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। अगला है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाने वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललितपुर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से कौन सा लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो डाबला, निभला और मोरिजा ये तीनों लौह अयस्क खनन क्षेत्र हैं। तलवाड़ा नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तलवाड़ा। अगला है दोस्तों, भारत की कृषि। भारत की कृषि अगला टॉपिक है। इसमें पहला है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो पहला दिया गया तापमान। तो तापमान ये कृषि को दुष्प्रभावित नहीं करता है। आर्द्रता से भी कोई कृषि पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही पवन से पड़ता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये जो है वृष्टि, वृष्टि जो है कृषि को सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित करता है। तो ये भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला है,
निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो नकदी फसल गन्ना, कपास, जूट, ये जो है नकदी फसलें हैं। गेहूं, ये खाद्यान्न फसल है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है गेहूं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसलें जो होती हैं ये अक्टूबर नवंबर के आसपास बोई जाती हैं और ये फरवरी मार्च के आसपास काटी जाती हैं। और इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, राई, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। तो इसमें गेहूं और जौ और रेपसीड, ये रबी की फसलें हैं। जूट जो है ये रबी की फसल नहीं है। जूट जो है कौन सी फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जो है ये कब बोई जाती है? तो ये जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के आसपास काटी जाती हैं। और इसके अलावा जायद की फसल होती है। तो जायद की फसल में करेला, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, ये सब आता है। ये मार्च और अप्रैल के आसपास बोई जाती हैं और जून जुलाई के आसपास काटी जाती हैं। अगला है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। फिर अगला है भारत में किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। फिर अगला है दोस्तों, भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? तो गेहूं उत्पादक राज्यों में इस समय जो है प्रथम स्थान है पंजाब का। अगला है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किसकी खेती होती है? तो धान की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। अगला है भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो हरित क्रांति ये जो है गेहूं और चावल की फसल के मामले में सबसे ज़्यादा सफल रही है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है गेहूं और चावल। अगला है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति के भारत में जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, यहाँ पे ना कर लीजिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? अर्नेस्ट बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है भारत में गुजरात। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन के उत्पादन में टॉप पर है मध्य प्रदेश। फिर दोस्तों अगला है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दाल के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। अगला है सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। फिर दोस्तों नेक्स्ट है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। फिर दोस्तों अगला है सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भी भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। अगला है दोस्तों जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादन में भारत का सबसे प्रमुख राज्य है पश्चिम बंगाल। फिर दोस्तों अगला है भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है? असम में होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। फिर दोस्तों अगला है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा केरल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। अगला है भारत में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ भारत में हुआ था 1970 में। फिर दोस्तों अगला पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का भी संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं?
तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला है दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति ये है संबंधित झींगा उत्पादन से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, झींगा उत्पादन। अगला है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी है? तो कपास उत्पादन में टॉप पर है गुजरात। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादित करता है? तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में, और ये देश के 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले उत्पादित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो खरीफ की फसल होती है धान, बाजरा, मक्का, कपास, जो कि जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर के आसपास काटी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रबी की फसल है। चावल, गन्ना, कपास ये खरीफ की फसल है। अगला है, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो यहाँ पे जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर के प्रारंभ में, मतलब कि सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जो है काटी जाती है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है नासिक। अगला है, झूम है एक। तो झूम क्या है? तो झूम एक प्रकार की खेती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कृषि का एक तरीका है और इसको स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, जूट सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो जूट सबसे ज़्यादा होता है बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है। दक्षिण भारत का यहाँ पे होगा। तो दक्षिण भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। फिर अगला है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य कौन से हैं? तो तंबाकू उत्पादन करने वाले दो राज्य जो हैं आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये टॉप पर है। फिर अगला है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आपका केरल। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान ये है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। अगला है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये है आपका बेंगलुरु में। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। तो कौन सा मुख्य कृषि पदार्थ है जो कि आयात करना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य तेल। अगला है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो पीली क्रांति ये तिलहन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? तो सबसे पहले कौन सी बागानी फसल शुरू की गई थी? तो नील की खेती सबसे पहले बागानी फसल के रूप में की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो भारत जो है दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दलहन। अगला है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा है। तो चावल की खेती कहाँ पे होती है? चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पे वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक। अगला है दोस्तों, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरबूज। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये सब जायद के मौसम में उगाई जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। फिर अगला है, भारत में सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सब्जी शोध संस्थान ये है वाराणसी में। अगला है दोस्तों, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो जेनेटिक रूप से परिवर्तित करके व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है बीटी कॉटन को। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीटी कॉटन। अगला है दोस्तों, आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आलू शोध संस्थान है शिमला में। नेक्स्ट है, चावल शोध संस्थान कहाँ पर है?
तो चावल शोध संस्थान है कटक में, उड़ीसा कटक। अगला है जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये अगला टॉपिक है। फिर इसमें पहला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी ये हुई थी 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है पहली बार जनगणना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। फिर दोस्तों अगला है भारत में प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का आकलन कब से शुरू हुआ। तो प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का आकलन कब से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1881। अगला है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है 121.05 करोड़। तो यहाँ पे जनसंख्या से संबंधित जो भी क्वेश्चन है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 121.05 करोड़। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है 17.5%। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। अगला है दोस्तों भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921 को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष जो है जनसंख्या जो पिछली बार जनगणना हुई थी उसके मुकाबले कम थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है 2011 की जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी ये कौन सी जनगणना थी। तो ये जो है 15वीं जनगणना थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 15वीं। अगला है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या के दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। अगला है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला है जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्यों का क्रम है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, फिर है महाराष्ट्र और फिर तीसरे नंबर पे है बिहार। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्यों का क्रम क्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं। तो सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या है, फिर है मिजोरम की और फिर जो है अरुणाचल प्रदेश की। फिर नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से है दिल्ली। अगला है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। फिर दोस्तों अगला है 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है ये कितनी हुई है 17.7%। फिर दोस्तों अगला है 2001 से 2011 की अवधि में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो 2001 से 2011 के दौरान सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि रही मेघालय की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा मेघालय। अगला है भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड और केरल। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड व केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में जो है जन्म दर और मृत्यु दर इस समय जो है वर्तमान में दोनों कम हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों नीचे गिर रही हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2011 का जनगणना के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो औसत जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर वो है कितनी 382। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जो है भारत की औसत जनसंख्या है। फिर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। फिर दोस्तों नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जिसको लिंगानुपात कहते हैं, तो ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये है 943। फिर दोस्तों अगला है, भारत में किस राज्य में स्त्री पुरुष लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो स्त्री पुरुष लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है? केरल में। अगला है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात क्या है? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है 919। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा 919। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वृहत नगरों में सर्वाधिक लिंगानुपात मिलता है। तो बड़े नगरों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है गोवा। तो ये प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। फिर दोस्तों अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8%। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 68.8%। फिर अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31.2%। फिर नेक्स्ट है, नगरीकरण की दृष्टि से भारत है। तो नगरीकरण की दृष्टि से भारत जो है किस में आता है? तो ये जो है एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश। फिर अगला है, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है। तो मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है। तो भारत में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र में। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करती है? गोवा में। फिर अगला है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी कहाँ पे रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत निवास करता है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे निवास करता है? मिजोरम में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे निवास करती है? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा मिजोरम में हैं। फिर अगला है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहती है, लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जाति पूछा गया है। तो अनुसूचित जाति आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो अनुसूचित जाति प्रतिशत में जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला है, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो प्रभावित साक्षरता दर की गणना कैसे की जाती है? तो ये 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। जो 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या है, तो उनको जो है साक्षर हैं या नहीं साक्षर हैं, तो उसके हिसाब से साक्षरता दर की गणना की जाती है। फिर नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितना है? 73%। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 73%। अगला है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो पूर्ण साक्षरता के लिए जो है कम से कम 90% आबादी साक्षर होनी चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। अगला है, 2011 में देश के निम्न राज्यों में से किसमें साक्षरता दर न्यूनतम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की। अगला है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में
साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। फिर नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2070। पहले जो है ये लक्ष्य बनाया था 2045 तक के लिए, अब ये बढ़ा दिया गया है 2070 तक का लक्ष्य हमारा कि जनसंख्या को जो है स्थिर कर लिया जाएगा। फिर अगला है, भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं? तो भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले यानी 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53। 53 शहर हैं जो कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले हैं। फिर दोस्तों अगला है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो सबसे योजनाबद्ध शहर है भारत में चंडीगढ़। अगला है दोस्तों, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में पाई गई। तो किस जनगणना दशक में जो है नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वृद्धि पाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 से 2001। तो 1991 से 2001 वाला जो जनगणना दशक है, इसमें सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वृद्धि पाई गई है। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित भारतीय संघ शासित प्रदेशों में से किस एक में लिंगानुपात 1000 से ऊपर है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 1000 से ऊपर लिंगानुपात किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी। फिर दोस्तों अगला है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 करोड़। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है भारत की परिवहन व्यवस्था, और ये लास्ट टॉपिक है। और इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है? तो विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है, पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। फिर अगला है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो राष्ट्रीय राज्यमार्ग यानी नेशनल हाईवेज का सबसे बड़ा तंत्र कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH44, जो कि 3745 किलोमीटर है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH44। अगला है, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, NH966B। ठीक है, तो ये जो है सबसे छोटा राजमार्ग है। इसको पहले 47A के नाम से भी जानते थे, NH47A, और अब इसका नाम है NH966B। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्नलिखित में से किन नगरों के मध्य में है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है ये किसके बीच में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। फिर अगला है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं? तो शेरशाह सूरी राष्ट्रीय मार्ग किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH1। NH1 को क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग। फिर अगला है, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे किस शहर में मिलते हैं? तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर जो है ये सुपर हाईवेज कहाँ पे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं झांसी में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, झांसी। अगला है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत में रेलवे तंत्र की स्थापना हुई थी 1853 में, और 1853 में ही पहली भारत की रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो प्रथम रेलवे लाइन जो है डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला है दोस्तों, भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को किनके मध्य चली थी? तो भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के थाने तक चली थी। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से लेकर के थाने तक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, भारत में भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो भारत में जो है भारतीय रेल को कितने जोन में विभक्त किया गया है?
तो टोटल जो है 17 जोन में विभक्त किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। अगला है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो प्रथम विद्युत ट्रेन ये कब चली थी? तो ये चली थी 1925 में, ऑप्शन ए। अगला है भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी थी? तो भारत की पहली विद्युत संचालित ट्रेन कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेक्कन क्वीन। अगला है भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो वायु परिवहन का विकास प्रारंभ हुआ था 1911 में, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा किन नगरों के बीच प्रारंभ की गई थी? तो भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची से मुंबई के बीच में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची से मुंबई। नेक्स्ट है विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ किया गया था 1911 ईस्वी में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1911। अगला है दोस्तों विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत किन नगरों के मध्य हुई थी? तो विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी इलाहाबाद व नैनी के बीच में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद व नैनी। अगला है एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा यह है आपका कोलकाता में। अगला है दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये किसको जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये किसको जोड़ता है? तो ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। इलाहाबाद जिसका तो नाम है प्रयागराज, तो ये प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कांडला बंदरगाह, मुंबई और मंगलोर ये तीनों पश्चिमी तट पर स्थित हैं। इन्नौर जो है ये पश्चिमी तट पर नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्नौर। फिर दोस्तों अगला है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? मुंबई बंदरगाह को कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ज्वारीय बंदरगाह इसमें से कौन सा है? तो दीनदयाल पोर्ट जिसका पुराना नाम था कांडला बंदरगाह, तो ये जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। फिर अगला है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप ये कहाँ पे है? यह है उड़ीसा में। अगला है दोस्तों भारत में कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इनमें से भारत में कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। अगला है कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता हल्दिया। अगला है दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, ये कहाँ पे है? तो 0 माइल जो कि ब्रिटिश शासन में स्थापित किया गया था और इस बिंदु का उपयोग ये वो दूरियों को मापने के लिए करते थे, तो ये जो है कहाँ पे है? 0 माइल स्टोन ये है नागपुर में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस किन स्टेशनों के बीच में चलती है? तो जो भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी है उसका नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, और ये किन स्टेशनों के मध्य में चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में विवेक एक्सप्रेस जो कि सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी है ये चलती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हुए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।